तो चलिए इस वीडियो में हम हिस्ट्री का 1 से लेकर कम से कम 100 तक इस वीडियो में हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर हम करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बिहार इंटर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 1 से लेकर 100 तक आपको सबको जो है ना आंसर बहुत ही अच्छा तरीक़ा से हम बता देंगे, तो आप सभी इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छा तरीक़ा से। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? किस चीज़ की बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, बनवाली किस राज्य में स्थित है? ठीक है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए हरियाणा में स्थित है बनवाली। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, लोथर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथर स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, किस धातु का बारे में उसको ज्ञान नहीं था? तो 4 का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चांदी का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी का ज्ञान उसको नहीं था। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता है? तो कांस्य युग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे हम 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है, हड़प्पा संस्कृति आधारित है? ठीक है, हड़प्पा संस्कृत आधारित है, तो किस पे आधारित है ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो व्यापार पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पे? व्यापार पे आधारित है हड़प्पावासी सब। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे हम 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मातृ देवी का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मातृ देवी का पूजा करते। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शहरी सभ्यता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? प्रश्न संख्या 9 का मोहनजोदड़ो। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की है? ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया सर्वप्रथम? तो दयाराम साहनी ने किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी ने किया है हड़प्पा सभ्यता का खोज। ठीक है, 1921 ईस्वी में किया है। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया है। उसके बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 11 की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 12 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 12, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नगर पालिका, ठीक है, नगर पालिका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी था, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें से जितना है सभी था, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आक्रमण, मानवीय कारण, ठीक है, इन सभी से इसका कारण था हड़प्पा सभ्यता में। चलिए आगे, प्रश्न संख्या हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से स्त्री के गर्भ से पैदा पैदा निकलता दिखता है, ठीक है, पैदा निकलता दिखता है, तो क्या चीज़ के बारे में बोल रहा निकलता दिखता है, तो इसका राइट आंसर होगा 15 के ऑप्शन सी, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, 15 का 3। चलिए आगे, प्रश्न संख्या हम 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ, ठीक है ना, किस स्थल का उत्खनन हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या हम 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी में गोडीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोडीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लोथल से मिला है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किस किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, ठीक है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए प्रश्न संख्या हम 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, ठीक है, मोहनजोदड़ो का मतलब उत्खनन किसने किया था, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना, आर डी बनर्जी ने किया, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने किया है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या आगे हम 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ठीक है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंधी, ठीक है, ऑप्शन बी सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए प्रश्न संख्या हम 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, लोथल कहाँ स्थित है, ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है, ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या हम 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया है, ठीक है, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया है, तो उपरोक्त सभी, ठीक है, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, ठीक है, किस सभ्यता में
देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को लिए मिलती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 26, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है? ठीक है, बंदरगाह नगर कौन था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? ठीक है, इसी का इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथर, ठीक है। बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ठीक है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे हम बढ़ते हैं 29 की ओर, ठीक है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ठीक है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी, ठीक है। चीन के साथ नहीं था व्यापारिक संबंध, बाकी तीनों के साथ व्यापारिक संबंध था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ठीक है, तो पशुपति महादेव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पशुपति महादेव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृत्तिको कोटिला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मृत्तिको कोटिला के रूप में जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृत्तिको कोटिला कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाघ कहा जाता है? ठीक है, बाघ कहा जाता है। प्रश्न संख्या तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। मोहनजोदड़ो का सिंध का बाघ कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था? ठीक है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, ठीक है। 33 का बोल रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 हो जाएगा मातृक सत्तात्मक, ठीक है। मातृक सत्तात्मक था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन ए, ठीक है। 34 का ऑप्शन है चीन की सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन की सभ्यता को नहीं मानी जाती है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे हम 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? ठीक है, किस आकार का था? ठीक है, तो त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुजाकार है सिंधु सभ्यता का आकार, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? ठीक है, दफनाया गया है। महिला और पुरुष को जो है कि एक साथ ही दफनाया गया है, 36 का में बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपड़ में, ठीक है। ऑप्शन सी, रोपड़ में महिला और पुरुष को दोनों को दफनाया गया है।
ठीक है। सिंधु सभ्यता में किस किस में महिला और पुरुष दोनों को दफनाया गया है? तो रोपड़ में पुरुष और महिला दोनों को दफना दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 37 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, कहाँ से स्नानागार का प्राप्त हुआ है घर? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से स्नानागार की जो है ना अवशेष प्राप्त हुआ है। 37 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न के आगे हम 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न के आगे 38, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? ठीक है, किस वर्ष मिले हैं? तो 1922 में मिला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1922 में मिला। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 40 की ओर बढ़ते हैं। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ठीक है, कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा से मिले। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, पशुपति महादेव की मुहरे में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ठीक है, कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो शेर। ठीक है, शेर नहीं पाया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर नहीं पाया गया। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? ठीक है, खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं 42 का, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लोथल से। ठीक है, ऑप्शन डी लोथल से हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 43 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, ठीक है, राय बहादुर राखलदास राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया है? ठीक है, कहाँ उत्खनन करवाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा में उत्खनन करवाया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 44 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने कराई? ठीक है, किसने की है? ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, राखलदास बनर्जी ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है? तो राखलदास बनर्जी ने किया है। और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया है। तो इस सभी को आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 45 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? ठीक है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? 45 में बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन सी, वृत्त कथा मंजरी। ठीक है, वृत्त कथा मंजरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 46 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, इंडिका किसकी रचना है? ठीक है, इंडिका किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, मेगास्थनी का है। ऑप्शन बी मेगास्थनी का है, क्योंकि वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद आपको बहुत अच्छा तरीका से कर लेना, जिसमें हम इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब बिहार इंटर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक परीक्षा दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री में दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस सभी को आपको याद कर लेना है बहुत ही अच्छा तरीका से। एक दफ, दो दफ, तीन दफ, चार दफ वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीका से देख के आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक से दो दफ इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा और कहाँ से हमको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीका से देना है। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न संख्या 47 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 47, किस मुगल शासक को लिच्छवी लिच्छवी
द्रोहित कहा जाता है, ठीक है। लिच्छवी द्रोहित कहा जाता है किस शासक को, ठीक है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी द्रोहित कहा जाता है? 47 का तो ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ठीक है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, गुप्तकाल में हसित सेना का प्रधान कौन है? प्रधान को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रधान को क्या कहते हैं? 48 में प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापुलु, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महापिलुपति, ठीक है। ऑप्शन ए सी भलो इसका राइट आंसर, ठीक है। महापिलुपति कहते हैं इसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 है, निम्न में से महिला संत थी, ठीक है। महिला संत थी, इसी के बारे में पूछ रहा है। निम्न में से जो महिला संत कौन थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इनमें से सभी था, ठीक है। 1 2 3 तीनों था महिला संत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, धम्म की शुरुआत किसने की है, ठीक है। धम्म की शुरुआत किसने की है? तो अशोक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक ने की धम्म की शुरुआत, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, की समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है, ठीक है। किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन से की जाती है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 52 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे 53 की ओर, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है। ठीक है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरवनबेल गोला में, ठीक है। ऑप्शन सी सरवनबेल गोला में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। संलेखना विधि द्वारा, ठीक है। भूखा प्यासा विधि, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 54 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, जैन धर्म को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जैन धर्म को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 55 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धरथ, ठीक है। वृद्धरथ जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 56 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56, मौर्यकालीन मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, ठीक है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 57 की ओर बढ़ते हैं। मौर्य मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 58 की ओर बढ़ते हैं। मौर्यकालीन कलिंग राजा मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी उड़ीसा में स्थित है। मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 59 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, ठीक है। समाहर्ता कौन था, ठीक है। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजकीय कर संग्रह
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 60 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 60, मौर्य काल में बृहदय क्या था। ठीक है, बृहदय क्या था। ठीक है, बृहदय क्या था मौर्य काल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी भूमिदान। ठीक है, ऑप्शन सी भूमिदान। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। ठीक है, अशोक का व्यक्ति धर्म क्या था, तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 62 की ओर बढ़ते हैं। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। ठीक है, किस देश में भेजा था 62 का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सिंह द्वीप में। ठीक है, सिंह द्वीप में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 63 की ओर बढ़ते हैं। अशोक किस वंश का शासक था। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का शासक था। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थन बन गया। ठीक है, समर्थक बन गया है। ठीक है, बन गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, उक्त उक्त ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 65 की ओर बढ़ते हैं। राजगिरी की नगर बधू का नाम था। ठीक है, नगर बधू का नाम था। ठीक है, राजगिरी की नगर बधू का नाम था 65 का। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी था नाम। ठीक है, सालवती। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या आगे हम 66 की ओर बढ़ते हैं। किसने लिखा वास्तविक सुक्रम वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है। ठीक है, प्रसन्न है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौटिल्य जी। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 67 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। ठीक है, कलिंग की राजधानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो तो साली थी। ठीक है, तो साली। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 68 की ओर। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ के वासी था, तो प्रश्न संख्या डी पटना का वासी था। ठीक है, प्रश्न संख्या डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69, द्वितीय द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, तो लौह युगनी नगरी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 70 की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन टी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 71 की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनी किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था 71 का, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सेल्यूकस। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 72 की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया, तो 13वें अभिलेख में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 73 की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया। ठीक है,
चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, विक्रम आदित्य, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 74 की ओर बढ़ते हैं। मेगास्निक किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ठीक है, मेगास्निक किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 75 की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? ठीक है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 76 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन का वर्णन है? ठीक है, किस शासक का वर्णन? तो हर्यक वंश का वर्णन, ठीक है, हर्षवर्धन का, ठीक है, हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 77 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 1919 से 320 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 78 की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की? ठीक है, पंचतंत्र की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 78 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, विष्णु शर्मा। प्रश्न विष्णु शर्मा इसकी रचना की, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 79 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 80 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है 80 का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल को, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 81 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? ठीक है, विवाहों का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 8 प्रकार के। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 82 की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई है? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न क्या हम 83 की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, इसमें से कौन जो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, हैंसोंग जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 84 की ओर बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बिना बिना बजाते हुए दिखाया गया है? ठीक है, बिना बजाते हुए दिखाया गया है, तो 84 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समुद्रगुप्त को। चलिए प्रश्न संख्या हम 85 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के शिलालेखों में लिपि का प्रयोग किया गया? ठीक है, लिपि का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरष्टी लिपि का प्रयोग किया है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 86 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 86, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए? ठीक है, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी प्राप्त हुए हैं? 86 का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 44 शिलालेख प्राप्त हुए, ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 87 की ओर बढ़ते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ है? ठीक है, कहाँ प्रचलित हुआ है? 87 का,
तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन सी, श्रीलंका में प्रचलित हुआ। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 88 की ओर बढ़ते हैं। जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई है? जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई है? तो तक्षशिला से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 89 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 89, जीवक कहाँ के रहने वाला था? ठीक है, जीवक कहाँ के रहने वाला था? 89 का, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजगिरी। ऑप्शन डी इसका राज हो जाएगा। ठीक है, राजगिरी या राजगिरी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ठीक है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? ठीक है, जीवक की ख्याति किस रूप में थी? तो वैद्य के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 91 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो भागलपुर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कर्ण जो था, कर्ण अंग का राजा था। ठीक है, कर्ण जो था अंग का राजा था। तो कहाँ अंग आता था प्राचीन आधुनिक बिहार के? तो भागलपुर जिले को अंग कहा जाता था। ठीक है, आधुनिक बिहार में। ठीक है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 92, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? ठीक है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ठीक है, तो बिंबिसार का वंश जो था ना, किस वंश से संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्यक वंश से। ठीक है, हर्यक वंश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 93 की ओर बढ़ते हैं। जरासंध का संबंध किस वंश से था? ठीक है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 94, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? 94 का, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधार राज्य में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 95 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? ठीक है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? 95 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 96 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? ठीक है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? ठीक है, किस अभिलेख में है? तो 13वें अभिलेख में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 97 की ओर बढ़ते हैं। कालिदास किसके समकालीन थे? ठीक है, कालिदास किसके समकालीन थे? 97 की, तो प्रश्न संख्या सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 98 की ओर बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किस शहर को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शहर ने किस शासक को कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 99 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 99, मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगिरी मगध की प्राचीनतम राजधानी थी। चलिए प्रश्न संख्या 100, ठीक है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लिया इस वीडियो में। तो आप सभी को इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में सही किए हैं, तो उसका जो आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी दे सकते हैं कि मेरा इतना सही हुआ है। और अभी तक
इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, कि उसके लिए इस वीडियो चल जाए तो वो भी वीडियो को देख के अच्छा से समझ जाए और अच्छा से इसको याद कर ले इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।